मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। सन 1932 जून 24 की सुबह की पहली किरण के साथ बैंकॉक के कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने एक लहर उठाई जो 12 घंटे से पहले ही शुरू होकर समाप्त हो गई, लेकिन बिना अपने लक्ष्य को पाए नहीं। म्यांमार का पड़ोसी देश थाईलैंड हमेशा से थाईलैंड के नाम से नहीं, सियाम के नाम से जाना जाता था। इन 1932 सियाम वॉज अ कंट्री इन क्राइसिस। दुनिया भर में डिप्रेशन की स्थिति थी। इस कारण चावल के दाम ग्लोबल मार्केट में 60% गिरे और सियाम, जो इकलौता साउथ ईस्ट एशियाई देश था जिस पर कभी किसी विदेशी ताकत ने हुकूमत नहीं की, अपना चावल ना बेच पाने के कारण बैंकरप्सी की कगार पर था। और इस पर वहां की उभरने की कोशिश करते हुए अर्बन मिडिल क्लास का वहां के राजा प्रजाधिपोक की भ्रष्टाचारी, अप्रभावी और पुरातन सरकार के प्रति असंतोष। इन परिस्थितियों में 1927 सियाम के 7 छात्रों ने पेरिस के एक होटल में मिलकर एक संगठन बनाया जिसे आगे जाकर खाना रत्सदोन या पीपल्स पार्टी के नाम से जाना गया। 5 दिन और 7 नई सोचें आपस में टकराकर इस नतीजे पर पहुंची कि सियाम की आवाम, जो ज्यादातर अनपढ़ किसान और मजदूर थे, जो क्रांति तो दूर लोकतंत्र तक के लिए तैयार नहीं थे, राजा को हटाने के लिए कू के अलावा कोई रास्ता इन परिस्थितियों में नहीं था। फिर सियाम लौटकर अगले 3 साल तक इस संगठन ने अपनी बदलाव की दृष्टि का प्रचार किया और छात्रों, नॉन रॉयल गवर्नमेंट कर्मचारियों और मिलिट्री ऑफिशियल्स के रूप में 102 अनुगामी इकट्ठे कर लिए। 24 जून के सूर्योदय के साथ ही पीपल्स पार्टी की मिलिट्री यूनिट्स ने बैंकॉक की सभी सामरिक लोकेशंस पर कब्जा कर लिया और रॉयल फैमिली को हिरासत में ले लिया। फिर इन 7 छात्रों में से एक ने बैंकॉक के शाही मंडप से एक स्पीच दी। इस स्पीच में राजा को गबन, भाई भतीजावाद और बिना सिद्धांतों के राज करने के लिए दोषी ठहराया गया और रेडियो पर इस स्पीच के लाइव प्रसारण के दौरान सियाम की जनता इनके समर्थन में सड़कों पर उतर आई और 700 सालों का शासन दोपहर से पहले मात्र 7 घंटों में समाप्त कर दिया गया, बिना खून बहाए। लेकिन इस पूरे वाकये की सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि यह सब होने के बाद सियाम की जनता ने राजा प्रजाधिपोक को एक निमंत्रण दिया, अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाने का एक और मौका देते हुए। यह निमंत्रण था एक नए संवैधानिक राजतंत्र के हेड के तौर पर शपथ लेने का। इस 102 लोगों की टुकड़ी को केवल 6 घंटे लगे 700 साल पुरानी हुकूमत को खत्म करने में, और ये आश्चर्यजनक 6 घंटे आज ही के दिन 1932 में गुजरे थे। अब बात उस पर्सनैलिटी की जो 20वीं सदी में अपने डांस के लिए लगाव के चलते महान बन गए, जिसने मॉडर्न इंडियन क्लासिकल डांसिंग को नई दिशा दी और केरला नाट्यम के नाम से क्रिएटिव मॉडर्न डांसिंग स्टाइल की शुरुआत की। इनके बारे में जानना मतलब डांस के बारे में जानना, क्योंकि इन्होंने कथकली के साथ केरल के डांस ड्रामा को भी दुनिया के सामने शानदार ढंग से रखा। मैं बात कर रहा हूं गुरु गोपीनाथ की। गुरु गोपीनाथ का जन्म 24 जून 1908 को चंपाकुलम केरल में हुआ था। जन्म से ही माहौल उन्हें डांस का मिला। गोपीनाथ का परिवार करीब 200 सालों से कथकली से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी उनका डांस से पहली बार मिलना इत्तेफाकन हुआ। वो एक शो में अपने चाचा के साथ गए थे। उनके चाचा के अपने डांस ट्रूप का ये शो था। शो रात को था तो चाचा को नींद आ गई। छोटे गोपीनाथ ने महर्षि का मेकअप किया
और चाचा को जगा के कहा कि वो स्टेज के एक कोने में कुर्सी लगाकर बैठ जाएं। हाथ में धनुष और बाण लिए गोपीनाथ ने वैसा ही किया जैसा कि चाचा ने उन्हें इशारे किए। लोगों ने उनके डांस को काफी पसंद किया, जिससे उनका झुकाव डांस की ओर और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने कथकली की दोनों स्टाइल सदर्न और नॉर्दर्न की ट्रेनिंग ली। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार युवा गोपीनाथ को डांस करते देखा। उनके डांस से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। बाद में अपने लेख में गुरु टैगोर ने उनकी काफी तारीफ की। अपनी लोकप्रियता के कारण वो कई डांस इंस्टीट्यूशन में डांसर और प्रिंसिपल के तौर पर अपॉइंट हुए, लेकिन उन्हें तो डांस को और अधिक फैलाना था। इसीलिए गोपीनाथ ने दिल्ली, चेन्नई और त्रिवेंद्रम में डांस इंस्टीट्यूट खोले। चेन्नई में नट निकेतन, विश्व कला केंद्र त्रिवेंद्रम में और इंटरनेशनल कथकली सेंटर दिल्ली में। गुरु गोपीनाथ तात्कालिक सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर डांस कोरियोग्राफी करके पॉपुलर होने लगे। वो बताना चाहते थे कि इंडियन क्लासिकल डांस शांति की भाषा है, वैश्विक भाषा है जिसमें वो कामयाब भी रहे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो हमेशा रेडी रहते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने दिखाया कि कथकली को लड़कियां भी कर सकती हैं, जो अब तक मेल मोनोपोली थी। गुरु के कदम यहीं नहीं रुके और उन्होंने क्लासिकल डांस को आम लोगों तक पहुंचाया, जो अब तक बड़े घरों और ऊंची जात के लोगों के ही वश में था। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा ने उन्हें गुरु के नाम से नवाजा। इसके अलावा द रविंद्रनाथ भारती यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। कहते हैं कला कभी सरहदें नहीं देखती, उसके कदरदान हर जगह होते हैं। गुरु गोपीनाथ के डांस की तारीफ विदेशों में भी जम के हुई। उनके नवरसों का शानदार प्रदर्शन यूएस, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बड़े म्यूजियम्स तक में चित्रित है। उन्होंने कथकली को सबकी पहुंच में ला दिया। चाहे वो टीचर हों, स्टूडेंट हों या ऑडियंस हो, गुरु गोपीनाथ ने इस एंशिएंट डांस में इनोवेटिव चेंजेस करके केरला नाट्यम की शुरुआत की, जिसे कथकली की स्टाइलिश फॉर्म भी कहा जाता है। 9 अक्टूबर 1987 को गुरु गोपीनाथ की मृत्यु ऑन स्टेज हो गई, और वो भी विद मेकअप। और ये जान के थोड़ा हैरानी भी होती है कि उन्होंने अपने लिए ऐसी ही मृत्यु चाही थी। ये डांस से उनके प्यार का ही नतीजा था। गुरु गोपीनाथ पूरे 9 इमोशन अपने चेहरे पर ला देते थे। कभी कभी तो उनके चेहरे पर एक साथ 2 भाव देखने को मिलते थे। इंडियन क्लासिकल डांसिंग के इस महान नायक को हमारी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। गुरु गोपीनाथ की तरह ही हमारी आज की अगली हस्ती भी हैं, जिन्हें पार्लियामेंट हाउस में आजादी की शाम को वंदे मातरम गाने का गौरव मिला। यही नहीं, ये यूरोप में परफॉर्म करने वाले पहले इंडियन म्यूजिशियन भी हैं, जो एक महान सिंगर होने के साथ साथ अच्छे शिक्षक भी रहे। बात हो रही है ओमकार नाथ ठाकुर की, जिन्हें प्रणव रंग के नाम से भी जाना जाता है।
24 जून 1897 को वडोदरा में जन्मे ओमकार नाथ ठाकुर का परिवार फाइनेंशियल लेवल पर स्ट्रांग नहीं था। सन 1900 में ये मिलिट्री फैमिली भरूच आ गई। यहीं से ठाकुर के स्ट्रगल की शुरुआत हुई। जब उनके पिता ने संन्यास ले लिया तो वो हर काम में अपनी माँ का हाथ बटाने लगे, चाहे वो काम मिल का हो, रामलीला ट्रूप में कोई छोटा मोटा काम या फिर अपने घर का ही काम। गाने का टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड था। उनकी गायकी से शापूर जी डुंगा जी काफी इंप्रेस हुए, जो एक पारसी सेठ थे। सेठ ने ओमकार नाथ ठाकुर और उनके छोटे भाई को गंधर्व महाविद्यालय में दाखिला दिला दिया। ये 1909 का समय था। बॉम्बे के इस संगीत स्कूल में उन्हें क्लासिकल सिंगर वीडी पलुस्कर टीचर के रूप में मिले, जिन्होंने ठाकुर के अंदर छुपे टैलेंट को भांप भी लिया। गुरु की देखरेख में वो जल्द ही ट्रेंड सिंगर बन गए। ग्वालियर घराने से सीखे ओमकार ने जल्द ही अपनी सिंगिंग स्टाइल डेवलप कर दी। साथियों में उनकी गायकी की तारीफ होती। 1916 में वो पुलस्कर गंधर्व महाविद्यालय लाहौर ब्रांच के प्रिंसिपल बना दिए गए। किसी कलाकार को अगर सबसे ज्यादा कोई चीज खींचती है तो वो है उसकी अपनी जगह, अपना घर, अपनी मातृभूमि। ओमकार भी 1919 में भरूच लौट आए और गंधर्व निकेतन के नाम से अपना म्यूजिक स्कूल शुरू किया। बाप कहे मेरा में उन्होंने लोकल लेवल पर महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया। 1933 में उन्होंने यूरोप का टूर किया और यूरोप में परफॉर्म करने वाले पहले इंडियन म्यूजिशियन बन गए। 1954 तक वो यूरोप का टूर करते रहे, लेकिन टीचिंग को उन्होंने नहीं छोड़ा और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के म्यूजिक कॉलेज के डीन बने। 1955 में उन्हें पद्मश्री दिया गया और सन 63 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी साल वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी रिटायर्ड हुए। 1965 में ओमकार को दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण उन्हें जीवन के अंतिम 2 साल पैरालाइज्ड होकर गुजारने पड़े। ऑल इंडिया रेडियो आर्काइव्स ने उनके म्यूजिक की एल्बम रिलीज की, जिसमें भारत की आजादी की शाम को पार्लियामेंट हाउस में उनका गाया हुआ वंदे मातरम भी शामिल है। ओमकार नाथ ठाकुर सिंगिंग के लेजेंड थे, तो आइए आपको छोड़े जाते हैं इस लेजेंड के इस लेजेंडरी गीत के साथ। और बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में एक लेजेंड के बाद आपको लेकर चलते हैं दूसरे लेजेंड के पास। एक ऐसा लिविंग लेजेंड जो जब फील्ड में होता है तो फिर उसे ही देखा जाता है। 21 साल में ही उसे बैलन ड'ओर और फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर में नॉमिनेशन मिल गया और अब तक वो इस अवार्ड को लगातार 4 बार जीत भी चुका है। FC बार्सिलोना का ये फॉरवर्ड प्लेयर ऑल ऑफिशियल क्लब कॉम्पिटिशंस में ऑल टाइम टॉप स्कोरर है। उसका इतना ही इंट्रोडक्शन काफी है कि वो इस समय दुनिया का बेस्ट प्लेयर माना जाता है। इतना ही नहीं, ग्रेट खिलाड़ी मैराडोना भी उसे अपना सक्सेसर कहते हैं। जी हाँ, बात हो रही है लियोनेल आंद्रेस मेसी या लियो मेसी की। Brilliant skill from Lionel Messi, surging forward with real menace here.
Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! And the whole of this ground stands. Have you seen a better goal than that anywhere this season? I very much doubt it. जिसके खेल की दुनिया भर में धूम है, जिसके लाखों चाहने वाले हैं, एफसी बार्सिलोना से जिसका परिवार का नाता सा लगता है। मेसी के रिकॉर्ड्स को देखते हुए हम उसे फुटबॉल का सचिन तेंदुलकर भी कह सकते हैं, क्योंकि 4 बैलन डी'ओर अवार्ड्स के साथ उसके पास 2010 और 11 का यूएफा बेस्ट प्लेयर इन यूरोप का अवार्ड भी है। साथ में वो 200 ला लीगा गोल स्कोर करने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर भी हैं। 3 यूरोपियन गोल्डन बूट अवार्ड्स भी मेसी ने जीते हैं। 2012 में चैंपियंस लीग के एक मैच में 5 गोल दागकर वो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पिछले 4-5 साल फुटबॉल में मेसी का दबदबा रहा है। हाल में 16 फरवरी 2013 को मेसी ने बार्सिलोना के लिए 300वां गोल किया। 30 मार्च 2013 को मेसी ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने ला लीगा में लगातार 19 गोल किए। ऐसा करने वाले वो एकमात्र प्लेयर हैं। Cuenca, línea de fondo, el tiro, el centro y Messi. Whipped in by Messi. Messi. Oh, brilliant skill from Lionel Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is. टाइम अब वो है कि उनके हर गोल पर कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता है, लेकिन ये सब आसानी से नहीं हुआ। इसके पीछे बड़ा स्ट्रगल और सही टाइम पर सही डिसीजन का हाथ है। 24 जून 1987 में रोसारियो अर्जेंटीना में मेसी का जन्म हुआ। मेसी की फैमिली गरीब थी। उनके पिताजी फैक्ट्री में मजदूरी के काम के अलावा पार्ट टाइम क्लीनर का काम भी करते थे। मेसी के लिए फुटबॉल की पहली स्कूल उनके पिता बने, जो लोकल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी करते थे। यहीं से मेसी भी फुटबॉल खेलने लगे, लेकिन इस सूरज को उगने से पहले ही ग्रहण लगता दिख रहा था। 11 साल की एज में मेसी में ग्रोथ हार्मोन की कमी पाई गई। मेसी के टैलेंट को शहर के क्लब देख चुके थे, पर उनके पास इलाज को पैसा नहीं था। यहीं से मेसी के साथ बार्सिलोना जुड़ा। बार्सिलोना के खेल निदेशक कॉल्स रिक्सेस को मेसी के टैलेंट के बारे में बताया गया और मेसी का गेम देखने के बाद बार्सिलोना ने मेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उनका इलाज करवाने को तैयार हो गए। लेकिन साथ में शर्त ये रखी गई कि मेसी का परिवार स्पेन में शिफ्ट हो जाए। हुआ ऐसा ही और इलाज के बाद मेसी क्लब की यंग टीम में खेलने लगे। 2003 में 16 साल की उम्र में मेसी ने क्लब के लिए पहला गेम खेला और अगले साल ही वो बार्सिलोना के मैदान में उतरे, जो ला लीगा में उस टाइम रिकॉर्ड था। 2005 की मई में मेसी ने ला लीगा में अपना पहला गोल किया। Cuenca, línea de fondo, el tiro, el centro y Messi. अर्जेंटीना के लिए इन्होंने 17 अगस्त 2005 को हंगरी के खिलाफ डेब्यू किया। सब्स्टिट्यूट के तौर पर उतरे मेसी को 2 मिनट बाद ही रेफरी ने एक कंटेंशियस डिसीजन में बाहर भेज दिया। मेसी इसके बाद चेंजिंग रूम में रोते हुए पाए गए थे। इस घटना से मेसी का खेल के लिए जुनून समझा जा सकता है। मेसी ने पराग्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फिर से रीडेब्यू किया। इसके बाद 2008 में मेसी ने चीन में हुए ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल भी दिलाया। उनका खेल टाइम के साथ निखरने लगा। मेसी की तुलना मैराडोना से की जाने लगी। लोगों का मानना है कि दोनों का प्लेइंग स्टाइल काफी सिमिलर है। दोनों फील्ड में क्विक हैं और दोनों का कद भी एक जैसा है। बार्सिलोना के फॉर्मर मैनेजर पेप गार्डियोला ने मेसी के लिए कहा, मेसी इज द ओनली प्लेयर दैट रन्स फास्टर विद द बॉल देन ही डज विदाउट इट। लाइक मैराडोना बिफोर हिम, Messi is dominantly a left-footed player. It's just unbelievable to show that composure at the end, sticking it with his right foot. Wonderful goal, sensational stuff. Well, Jerry, I don't think it's any. They'll talk about this goal in the same breath as Maradona's in the World Cup against England all those years ago. There was a similarity, wasn't there? मेसी की लोकप्रियता भी करोड़ों में है। फुटबॉल की दुनिया के इस जादूगर को हमारी ओर से सलाम। Magisterial Argentina, Magisterial Leo. Born to be remembered, born to be remembered.
फुटबॉल के फील्ड से निकलकर अब जरा जमीन और आसमान की मिस्ट्री में दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हमारी अगली हस्ती यहीं से है जो बिग बैंग थ्योरी को हमारे सामने लेकर आए। वो इतना क्यूरियस था कि उसने अपनी पूरी लाइफ अनसुलझे सवालों को सुलझाने में लगा दी। इनका नाम है फ्रेड हॉयल, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे। फ्रेड का जन्म आज ही के दिन मतलब 24 जून 1915 को इंग्लैंड के गिल्स्टेड शहर में हुआ। यहाँ के बिंगले ग्रामर स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज के इमैनुअल कॉलेज से मैथमेटिक्स की पढ़ाई की। फ्रेड के सपनों की उड़ान शुरू हो चुकी थी। पढ़ाई के बाद इन्होंने रडार रिसर्च की तरफ रुख किया। इस रिसर्च की बदौलत वो कई देशों में भी घूमे। इसी दौरान उन्होंने सुपरनोवा के बारे में जाना और न्यूक्लियोसिंथेसिस के एक पूर्ण सिद्धांत को विकसित किया। फ्रेड ने कई किताबें लिखी जो विज्ञान और खगोल शास्त्र के क्षेत्र के लिए बहुत अनमोल हैं। इनमें से फ्रंटियर्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो 1955 में आई थी, मेन एंड मटेरियलिज्म 1956 में, स्टार फॉर्मेशन 1963 में, 10 फेसेस ऑफ द यूनिवर्स 1977 में और ऑन स्टोनहेंज 1977 तथा उनकी आत्मकथा होम इज वेयर द विंड ब्लोस के लिए इन्हें कई डॉक्टरेट, पदक और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सारी किताबें इनके गहन रिसर्च और खोज का नतीजा है। इनकी खोज की ही बदौलत वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉमर्स को पता चल पाया कि केमिकल एलिमेंट्स सितारों के अंदर न्यूक्लियोसिंथेसिस द्वारा पैदा होते हैं। ये मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स के लिए सेंट्रल आइडिया बन के सामने आया। फ्रेड बिग बैंग थ्योरी के हमेशा से ही क्रिटिक रहे। इस थ्योरी को समझाने के लिए इन्होंने क्वासी स्टडी स्टेट कॉस्मोलॉजी को सामने रखा, लेकिन इस थ्योरी को बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किया गया। फ्रेड को सन 1968 में द यूनाइटेड नेशंस का कलिंगा पुरस्कार और रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के गोल्डन मेडल से भी नवाजा गया। फिर 1970 में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द पैसिफिक की तरफ से द ब्रूस मेडल अवार्ड मिला और इन तमाम पुरस्कारों की लिस्ट में रह गया तो बस नोबेल पुरस्कार। खैर, फ्रेड किसी अवार्ड के मोहताज नहीं थे। वो ताउम्र ऐसी खोज करते रहे और फिर 86 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। नए एस्ट्रोनॉमर के लिए फ्रेड हमेशा आइडल बने रहेंगे। वो जितने क्यूरियस थे उतने ही समझदार भी। हमारी टीम की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। ये सब था आज के दिन खास। दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर होंगे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और यादगार एपिसोड के साथ। फिलहाल मुझे यानी संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।